नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य जनप्रतिनिधियों की बैठक बुला, नियमानुसार जनता के हित में हो संशोधन। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ईडी की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस करेगी पीएम का पुतला दहन। आयकर कार्यालय के सामने कल होगा विरोध प्रदर्शन। पुलिस जवानों को उत्तम व अति उत्तम सेवा चिन्ह से किया सम्मानित। राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य हुए कई कार्यक्रम। ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शव के साथ चौकी ने लगाया धरना। और अब समाचार विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी ने पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर प्राप्त हो रही आपत्तियों के निस्तारण के लिए जिले के मुख्य जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उनसे विचार विमर्श व सुझाव लेकर नियमानुसार जनता के हित में संशोधन करवाने की मांग की है। इस संबंध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख जनप्रतिनिधियों की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अभी राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जो स्थानीय निकाय और पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन हो रहा है, उसको लेके हनुमानगढ़ जिले सहित पूरे राजस्थान के अंदर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में आक्रोश है कि ये परिसीमन के लिए और पुनर्गठन के लिए ना तो जनप्रतिनिधियों से बात की, ना जनता से बात की, और कर्मचारियों ने मनमाने ढंग से परिसीमन और पुनर्गठन कर दिया। तो उसमें कुछ पंचायतों से हमारे पास जिला कांग्रेस कमेटी में शिकायतें आई थी। जैसे श्रीनगर ग्राम पंचायत को 31 SHW को हनुमानगढ़ जंक्शन नव सर्जित जो ग्राम पंचायत है उसके साथ पंचायत समिति के साथ लगा दिया, जबकि वो दोनों ग्राम पंचायतें भौगोलिक स्थिति के अनुसार हनुमानगढ़ टाउन पंचायत समिति में होनी चाहिए थी। उसके लिए हमने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है। और एक पक्का सहारना की 2 पंचायतें बनाई थी, उसके लिए भी दयाराम जी जाखड़ ने कहा पक्का सहारना की जो ग्राम पंचायतें बनाई है उनका नाम पक्का सहारना A और B होना चाहिए, जबकि उस दूसरी ग्राम पंचायत का नाम चोइस LLW किया है, जो वो उनके पटवार सर्कल और वहाँ उसके हिसाब से सही नहीं है। इसके साथ साथ हमने कलेक्टर साहब को इस मामले में एक और आग्रह किया है कि सर, कर्मचारियों ने जो ये परिसीमन और पुनर्गठन किया है, ना तो जनप्रतिनिधियों से पूछा ना जनता से पूछा, तो पूरे हनुमानगढ़ जिले में जनता में और जनप्रतिनिधियों में भारी राज्य भर में जो पंचायत समितियों के पुनर्गठन के जो प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, उसके तहत श्रीनगर ग्राम पंचायत को जंक्शन पंचायत समिति से जोड़ने का प्रस्ताव है। तो उसी के लिए हमने आपत्ति दर्ज करवाई है आज कलेक्टर साहब को। श्रीनगर को हनुमानगढ़ टाउन पंचायत समिति में ही रहने दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले तो भौगोलिक तौर पर घग्गर नदी के उत्तर ओर की सारी पंचायतें जंक्शन टाउन पंचायत समिति में है और दक्षिण ओर वाली सभी पंचायतें टाउन पंचायत समिति में है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर को टाउन में ही रहने दिया जाए। और दूरी भी श्रीनगर की हनुमानगढ़ टाउन से 7 किलोमीटर दूरी है, जबकि टाउन जंक्शन से हमारी दूरी 18 से 20 किलोमीटर है। हमारी क्रय विक्रय समिति, सहकारी समिति, हमारी कृषि उपज मंडी भी हम टाउन से ही जुड़े हुए हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी के जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में गेहूं का तुलाव व उठाव समय पर करने सहित किसानों से जुड़ी अन्य मांगे भी रखी। दयाराम जाखड़ पूर्व प्रधान ने कहा कि जिले की धान मंडियों में जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं व सरसों की खरीद बहुत ही धीमी गति से हो रही है, वहीं गेहूं का उठाव व तुलाव समय पर नहीं होने व अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस अनुपात में गेहूं बाजार में आ रही है, उस अनुपात में बारदाना की आपूर्ति उतनी मात्रा में नहीं हो पा रही। सरसों की खरीद गत 10 अप्रैल से प्रारंभ की गई थी और हनुमानगढ़ में केवल 50 टोकन ही जारी किए जा रहे हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी और जिला प्रमुख कविता जी मेघवाल के नेतृत्व में हमने यहाँ लोकल जो समस्याएं थी उसके बारे में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। का जो है जिलाध्यक्ष जी ने बताया वो बड़ा, उससे किसान बड़े परिताड़ित हैं। आज 50 लोगों को टोकन दिए जा रहे हैं।
सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कम से कम 100 व्यक्तियों को अगर एक तहसील के अंदर टोकन मिले तो इस सरसों की तुलाई हो सकती है, वरना ये 1 महीने तक चलेगी सरसों की। और एक महीने पहले जो है सरसों निकाल ली, और यही गेहूं का हाल है। आज 5-5 दिन से किसान जो है बाजार के अंदर बैठा हुआ है, उसकी गेहूं नहीं तुल रही है। इसी तरह से जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन के अंदर पाइपलाइनें डाले 1-1 साल हो गया और उनके अंदर पानी आज तक नहीं जा रहा है। ये बड़ा गंभीर मसला है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को मनमाने ढंग और अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त करने और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की ईडी की कार्यवाही के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार 17 अप्रैल की सुबह 11 बजे जंक्शन में महिला पुलिस थाना के पास कलेक्ट्रेट चौक से नजदीक स्थित आयकर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जाएगा। कल जो देखा कि 9 अप्रैल को राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और अन्य के खिलाफ ईडी ने एक चार्जशीट पेश की। ये मुकदमा 12 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दर्ज करवाया था और 365 दिन की जांच के बाद कल एक फर्जी चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश की गई, क्योंकि इसके अंदर जो ये यंग इंडिया कंपनी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का बता रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर ना तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ना कोई प्रॉपर्टी किसी के पास गई। यंग इंडिया कंपनी एक्ट के तहत ये नो लॉस प्रॉफिट कंपनी है, जिसके अंदर किसी भी शेयर होल्डर को ना तो तनख्वाह दी जाएगी, ना ही उनको कोई डिविडेंड दिया जाएगा। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने जो 1938 के अंदर एक नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू हुआ था और किन्हीं कारणों से बंद हो गया, क्योंकि आप तो मीडिया के साथी हैं कि अखबार निकालना आजकल कितना मुश्किल काम हो रहा है, तो उस अखबारों को रिवाइव करने के लिए कि जो 1938 के अंदर नेहरू जी ने जो अखबार निकाला, जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ निकाला था, उस अखबार को रिवाइव करने के लिए हमने अगर प्रॉपर्टियों का मैनेजमेंट दोबारा किया तो इसमें किसी तरह की ना मनी लॉन्ड्रिंग है, ना किसी तरह का ट्रांजैक्शन है। झूठी फर्जी चार्जशीट, क्योंकि राहुल गांधी जी मोदी जी के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इस तरह की ईडी की कार्रवाई से डरने वाला नहीं है। और हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका इसमें न्याय करेगी और हम सड़कों में भी संघर्ष करेंगे। राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में बुधवार को दूसरे दिन रिजर्व पुलिस लाइन में कई कार्यक्रम हुए। सर्वप्रथम परेड ग्राउंड में सेरेमोनियल परेड हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर ने परेड की सलामी ली। तत्पश्चात घुड़सवार की ओर से स्टैंडिंग सैल्यूट व टेंट पैगिंग प्रदर्शन किया गया। होते हुए कांग्रेस वाले और ठोस कदमों से सभी जवान कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती चंद्रकला, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। मंच की ओर गणेश तंवर परेड दल की सलामी लेंगे। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि हमारा इसमें राजस्थान पुलिस पुरुष का जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री गजेंद्र, श्री ज्योति, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस। और बहुत ही शानदार परेड हमारे राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की ये बहुत शानदार परेड है, जिसका नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती चंद्रकला, उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस पर। और ये स्टैंडिंग सैल्यूट के साथ श्री मांगेलाल भारी यहाँ मंच की ओर और टेंट पैकिंग के लिए बहुत ही सदे कदमों से बहुत ही शानदार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर की ओर से अच्छा कार्य करने वाले करीब 250 पुलिस जवानों को उत्तम व अति उत्तम सेवा चिन्ह का वितरण कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात पुलिस का सहयोग करने वाले महानुभावों का सम्मान किया गया। मंगलवार को आयोजित क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल करने वाले विजेता बच्चों को नगद इनाम वितरण व 5 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार वितरण किए गए। खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय, राज्य व गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पुलिस कार्मिकों को सम्मानित किया गया। पुलिस कार्मिकों के बच्चे जिनका प्रशासनिक सेवाओं में चयन हुआ है का सम्मान किया गया। विशेष कार्य करने वाले पुलिस आमजन का सम्मान किया गया। इसके बाद उच्चाधिकारियों एवं आमजन की ओर से जिले के इतिहास, साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों, अपराध, नशे व हथियारों संबंधी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। यह सभी कार्यक्रम परेड ग्राउंड में हुए। इसके बाद घुड़सवार राइडिंग मैदान में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात मनोरंजन कक्ष में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में पुलिस कार्मिकों के साथ आमजन ने भी रक्तदान किया।
राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसमें हास्य कलाकार, ख्याली सहारण व पुलिस लाइन में रहने वाले परिवारों के बच्चे प्रस्तुति देंगे। आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, इसके उपलक्ष्य में सुबह पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। परेड से सबकी सलामी ली गई। उसके बाद पुलिस कर्मी जिन्होंने अच्छी सेवा की है उनको उत्तम सेवा उत्तम सेवा दी। इसी तरह कल जो क्विज प्रतियोगिता हुई थी, इसमें जो विजेता बच्चे रहे हैं जिन्होंने प्रथम स्थान लिया है, द्वितीय स्थान लिया है, तृतीय स्थान लिया है, सांत्वना पुरस्कार दिए गए। उन सभी को बुला के सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिए गए, नगद राशि दिए गए। इसी तरह आम पब्लिक में जिन्होंने साहसिक कार्य किए हैं उनको भी पुरस्कृत किया है। उसके बाद में प्रदर्शनी लगाई गई थी साइबर सुरक्षा की, यातायात नियमों की। उसका सभी लोगों ने काफी सफलता से अवलोकन किया। हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इन सवारों ने भी अपना काफी अच्छा प्रदर्शन किया। सभी लोगों ने काफी आनंदित होकर के उसका लाभ उठाया। इसी क्रम में वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें सभी उपस्थित अधिकारियों ने, आम जनों ने, सामान्य जनों ने सभी भाग लिया और रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पूर्व संध्या पर जिला मुख्यालय पर भव्य पुलिस बैंड प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बैंड रैली को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ जनेश तंवर एवं सीओ सिटी मीनाक्षी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, उसी कड़ी में अभी शाम को बैंड वादन का कार्यक्रम था, जो भगत सिंह सर्किल से रवाना होकर राजीव चौक बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक जाके वापस आया है। इसमें राजस्थान पुलिस का बैंड है, एनसीसी का है और स्कूलों का बैंड है। इन सभी को अभी दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जंक्शन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को रेलवे स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन प्रेषित कर हनुमानगढ़ से प्रस्तावित नई ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाने और श्री गंगानगर की पैसेंजर ट्रेनों के अनुरक्षण को हनुमानगढ़ वॉशिंग लाइन में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर ने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन की नीतियों के कारण हनुमानगढ़ की आम जनता के वर्षों के संघर्ष पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। कि आप सभी को ज्ञात है कि रेलवे वॉशिंग लाइन हनुमानगढ़ में जल्द शुरू होने जा रही है और रेलवे वॉशिंग लाइन की जो डिमांड है काफ़ी समय से की जा रही थी हनुमानगढ़ की जनता द्वारा, हनुमानगढ़ के संगठनों द्वारा। और ये मांग इसलिए थी कि यहाँ से लंबी दूरी की गाड़ियाँ चले, हनुमानगढ़ के लोगों को रोज़गार मिले, हनुमानगढ़ के यात्रियों के लिए लंबी दूरी की गाड़ियाँ मिले। लेकिन लंबी दूरी की गाड़ियाँ अभी कुछ समय पूर्व अर्जुन राम जी मेघवाल जो हमारे बीकानेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बीकानेर जगन्नाथपुरी और बीकानेर गुवाहाटी की जो रेल गाड़ियाँ उनकी घोषणाएँ यहाँ उनका एक्सटेंशन हनुमानगढ़ तक करने का जो घोषणाएँ की थी, और हमें आज कोई सूत्रों से मालूम हुआ है कि ये गाड़ियाँ रद्द करके
और इसकी जगह छोटी दूरी की गाड़ियां जैसे बठिंडा के लिए, गंगानगर के लिए, नौर भादरा के लिए ऐसी छोटी छोटी गाड़ियां देके इस इतने बड़े प्रोजेक्ट जो रेल का इतना करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और ये वॉशिंग लाइन बनी है, इसको एक कचरा समझ लो संग्रहण का एक रूप देने जा रहे हैं। ये ऐसा ना हो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के सभी कार्यकर्ता आज रेलवे स्टेशन अधीक्षक महोदय से मिले और ये हमारी मांग रखी है। अगर ये मांग जल्दी भविष्य में पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। करीब 1 माह पहले गुजरात ट्रक लेकर गए डबली राठान के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ट्रक मालिक पर चालक की हत्या करवाने का संदेह जताते हुए बुधवार को डबली राठान पुलिस चौकी प्रांगण में मृतक का शव रखकर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। बलवीर ने बताया कि उसके मामा ससुर राजवीर पुत्र हजारीलाल नायक निवासी वार्ड 6 डबली राठान मौलवीवास ट्रक चालक थे, तो बीकानेर निवासी राकेश खान का ट्रक चलाते थे। उसके मामा ससुर राजवीर करीब 1 माह पहले ट्रक लेकर गए हुए थे। 6 अप्रैल को ट्रक मालिक राकेश खान की ओर से सूचना दी जाती है कि गुजरात में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और उसके मामा ससुर राजवीर वहां के एक अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने वीडियो कॉल से बात की तो उसके मामा ससुर जिंदा थे। इसी बीच 8 अप्रैल को उसके मामा ससुर की मौत हो गई, लेकिन उन्हें किसी ने सूचना नहीं दी। ट्रक मालिक राकेश खान गुजरात से अपना वाहन लेकर आ गया, लेकिन उसके मामा ससुर का शव लेकर नहीं आया, न ही उसके मामा ससुर की मौत की सूचना परिवार वालों को दी। उन्होंने ट्रक मालिक राकेश खान से बात की, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद 12 अप्रैल को स्थानीय पुलिस के पास सूचना पहुंची कि उसके मामा ससुर राजवीर की मौत हो चुकी है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, तब उन्हें उसके मामा ससुर की मौत होने का पता चला। इस पर वे गुजरात जाकर उसके मामा ससुर राजवीर का शव लेकर आए। बलवीर ने बताया कि जब चिकित्सकों से बात की गई तो उसके मामा ससुर की मौत अटैक से होने की जानकारी दी गई, जबकि ट्रक मालिक राकेश खान एक्सीडेंट में घायल होने से मौत की बात कह रहा है। साथ ही स्वयं का 10 लाख रुपए का नुकसान होने की बात कह रहा है। उसके मामा ससुर के शव पर चोटों के निशान भी हैं। ट्रक मालिक राकेश खान ने उसके मामा ससुर को लावारिश बताया। उसका आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज आदि निकाल लिए ताकि उनकी पहचान न हो। बलवीर ने ट्रक मालिक पर अपने मामा ससुर की हत्या का अंदेशा जताते हुए इस घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मृतक के परिजनों ने चेतावनी दी है कि जब तक ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। डेथ हुई है, वो मेरे मामा ससुर हैं। वो 1 महीने से ट्रक ड्राइवरी करते हैं, वो 1 महीने से गए हुए हैं और 6 तारीख को फोन आता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो गुजरात के अंदर हॉस्पिटल के अंदर है। ठीक है, उनका कॉल आया था और वीडियो कॉल किया और उन्होंने हाथ वो लाया। उसके बाद में हमने कॉल किया था, जो गाड़ी का मालिक है उससे बात की, तो उसने हमारे कोई जवाब ही नहीं दिया कि मुझे पता नहीं है। हालांकि उसकी मौत आपको लमसम 8 तारीख हमें कोई सूचना नहीं। ठीक है, मालिक जहाँ से गाड़ी लेके आ गया और डेड बॉडी नहीं लेके, या हमें पता ही है, सूचना ही नहीं की है कि लेके आना है या उसकी डेथ हो गई है, उसे भर्ती करवाया गया है या काम पे नहीं है, हमें कोई सूचना ही नहीं मिली। अभी जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। वार्ड 48 में संगरिया रोड से 15-20 कॉलोनियों को जाने वाली रोड व पानी की व्यवस्था करवाने की मांग के संबंध में चक ज्वाला सिंह वाला रोड स्थित वार्ड 48 के बाशिंदों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विकास सैनी के अनुसार संगरिया रोड से चक ज्वाला सिंह वाला को जाने वाली रोड पर 15-20 कॉलोनियां स्थित है।
उक्त रोड को 2 वर्ष पूर्व सौंदर्यकरण के नाम पर उखाड़ दिया गया था, जो कि अभी तक जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी है। आमजन को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रोड के निरीक्षण के लिए संबंधित अधिकारी कई बार आए, मगर रोड का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। दिनेश सर्वा के अनुसार बिजली विभाग की ओर से नगर परिषद से लगभग 1 वर्ष पूर्व डिमांड नोटिस के जरिए राशि जमा करवाने के उपरांत भी कार्य को विस्तार नहीं दिया गया। रोड पर 2-3 जगह पर पानी की जलदाय विभाग की पाइप टूटी हुई है। इसके कारण जब पानी चलता है तो रास्ते पर कीचड़ पसर जाता है। इस वजह से आमजन को आने जाने में भारी परेशानी होती है। जब पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो गंदा पानी उस पाइपलाइन में चला जाता है। इससे इलाके में बीमारियां फैल सकती है। संदीप यादव ने कहा कि शिव मंदिर सिनेमा के पीछे खाली पड़े इलाके में सड़क निर्माण व रोड लाइट पर सरकार का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस तरह सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उक्त कार्य पर लगाई जाने वाली राशि उक्त रिहायशी इलाके में लगाई जानी उचित प्रतीत होती है, ताकि उक्त 15-20 कॉलोनियों के निवासियों को राहत मिल सके। उन्होंने मांग की कि तुरंत प्रभाव से निर्माण में आ रही विकृतियों को दूर कर कार्य को गति दी जाए। वार्ड वासियों के अनुसार इन कॉलोनियों के निवासियों में आंदोलन की मानसिकता प्रबल होती जा रही है। अगर जल्द ही उक्त रोड का कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो इन कॉलोनियों के निवासियों की ओर से 20 अप्रैल को संगरिया रोड पर जाम लगाकर रोष प्रकट किया जाएगा। इस आंदोलन से होने वाली अव्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वार्ड नंबर 48 के नागरिक हैं और सभी कॉलोनियों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं। आज जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये इस प्रकार का ज्ञापन हमने पूर्व काल में भी सीएम को भी दिया, अन्य और भी अधिकारियों को दिया, मगर आज तक इस चक ज्वाला सिंह रोड का कोई भी विकास नहीं हुआ है और इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि आम आदमी को निकलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि नालियों के पाइप टूटे हुए हैं पानी वाटर वर्क्स के, और उसका भी वो रेनोवेशन या उसका सुधार नहीं करते हैं। बीमारी फैलने का आशंका है। तो कलेक्टर साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि 20 तारीख से पहले या 2-3 दिन के अंदर हम लोग आपको कॉल करके आएंगे और उस रोड का हम मुआयना करेंगे और इससे संबंधित जो भी इसको बनाने से संबंधित जो भी कार्य है उसको जल्दी से जल्दी हम शुरू करवाएंगे। अगर कलेक्टर साहब 20 तारीख तक आते हैं और 20 तारीख से पहले वहां पे आके मौका मुआयना करते हैं और रोड बनाने के आदेश दे देते हैं या वो कार्य चालू करवा देते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज हमारा पूरा चक ज्वाला सिंह वाला रोड, जिसके ऊपर 10-15 कॉलोनियां है, पूरा गांव है चक ज्वाला सिंह वाला, हम सब लोग एक शांति के तौर पे एक संदेश देने के लिए हम संगरिया रोड को जाम करेंगे और उसके बाद उसकी जो भी जिम्मेदारी होगी व्यवस्थाओं को लेके वो प्रशासन की। वार्ड नंबर 48 में सीवरेज के नाम पर जगह जगह खोदा गया है और एक चक ज्वाला सिंह रोड है, उसके लिए नरक भोगते हुए 3 साल हो गए हैं। 3 सालों से वो ना तो बनी है, ना उसमें पानी की व्यवस्था है। बरसात का जैसे मौसम आता है कीचड़ होते हैं, बच्चे स्कूल जाने से जा नहीं पाते हैं, ना बसें निकलती है, ना स्कूटी मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इसके लिए हमने 1-2 दिन का समय मांगा है कलेक्टर साहब ने हमें। डब्ल्यू राठान स्थित एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम हर साल शानदार रहता है। इस विद्यालय ने कई टॉपर बच्चे दिए हैं। शानदार प्रदर्शन की बदौलत स्कूल के बच्चे कई बार उच्च स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं। स्कूल के व्यवस्थापक अमीलाल राव ने बताया कि सन 2000 में एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2 बच्चों से शुरुआत की गई थी। 2002 में कक्षा 10 का पहला बैच निकला। स्कूल में क्वालिफाइड टीचरों की बदौलत परीक्षा परिणाम हर साल शानदार रहता है। इस कारण बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकारियों के बच्चे भी उनके विद्यालय में पढ़ते हैं। कई बच्चे जिला टॉपर भी रह चुके हैं। स्कूल के बच्चे प्रियदर्शिनी पुरस्कार व इंस्पायर अवार्ड भी हर साल प्राप्त करते हैं। विज्ञान वर्ग में इस साल एक बालिका 97.20% अंक के साथ जिला टॉपर रही है। उसे इंस्पायर अवार्ड के रूप में 4 लाख रुपए मिले हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शिनी पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए व स्कूटी सरकार की ओर से प्रदान की गई है। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के तहत एक बालिका को स्कूटी मिली है। उनके स्कूल में पढ़ी एक बच्ची IAS बनी है। उसने ऑल इंडिया में 12वां स्थान हासिल किया था, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एक छात्र UPSC में मेडिकल ऑफिसर बना है। पिछले साल एक बालिका राज्य स्तर पर सम्मानित हुई थी। अन्य विषयों की तरह विज्ञान में भी बच्चे 100 में से 100% अंक हासिल कर रहे हैं। शहर ही नहीं, आसपास व दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी उनके विद्यालय में अध्ययनरत है। स्कूल के रिजल्ट की खास बात यह है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होता।
एक बच्चे ने सीकर को भी टॉप किया था। बच्चे उम्मीद से बढ़कर अंक हासिल करते हैं। उनके विद्यालय की ग्रामर पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। इस वजह से पूरे जिले में एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अलग पहचान है। पढ़ाई के मामले में हमारा विद्यालय किसी से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि स्कूल में 60 से 70 के बीच स्टाफ है। उनका विद्यालय हिंदी व अंग्रेजी माध्यम है। एक एक विषय के 2 या 3 टीचर है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे पढ़ाई देखें। जिस विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन दिलवाएं ताकि आगे जाकर बच्चे अच्छी नौकरी हासिल कर सके। हमने सन 2000 में स्कूल शुरू किया था। 2002 में पहला बैच निकला हमारा 10th क्लास का। 2 बच्चों से हमने शुरू किया था। इसके बाद में 10 बच्चे हुए, उसके बाद 33 बच्चे हुए। इस प्रकार से अपने रिजल्ट के हिसाब से, और हर वर्ष का रिजल्ट हमारा बहुत बढ़िया रहता था। तो रिजल्ट के हिसाब से हम, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे और अच्छे टीचर रखते थे, क्वालिफाइड टीचर रखते थे, रिजल्ट बढ़िया रहता था, तो बच्चे अपने आप आने शुरू हो गए और हर वर्ष रिजल्ट बढ़िया रहता था। जिला टॉपर हमारे बच्चे बहुत रहे हैं। प्रियदर्शनी पुरस्कार भी हर वर्ष मिलते हैं और इंस्पायर अवार्ड +2 में जो मिलता है वो भी हर वर्ष मिलता है। जिला टॉपर भी साइंस में अब की बार हमारा एक लड़की रही है 97.20%। उसको 4 लाख रुपए इंस्पायर अवार्ड मिला है और 1 लाख प्लस स्कूटी उसको प्रियदर्शनी पुरस्कार मिला है। इसी तरह से आर्ट में भी प्रियदर्शनी पुरस्कार इसी साल मिला है। आर्ट और साइंस दोनों में प्रियदर्शनी पुरस्कार। और कालीबाई भील जो स्कूटी योजना है उसमें भी एक बच्चे को स्कूटी मिली है। तो इस प्रकार से एक लड़की हमारी IES बनी हनुमानगढ़ जिले की। मैं सोचता हूँ पहली IES है और ऑल इंडिया में 12वां स्थान अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अभिभावकों से कहना यही है कि अच्छी पढ़ाई देखें। जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, जहाँ नींव मजबूत होती है, बच्चे आगे अधिकारी बनते हैं, ऐसा स्कूल देखें। पशु परिचर भर्ती परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन के कारण हुई विसंगति के खिलाफ अभ्यर्थियों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले अभ्यर्थियों ने अंबेडकर चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों ने मांग के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भर्ती परीक्षा में धांधली पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। धांधली पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। भर्तियों के विषय के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भर्तियों के विषय के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोर्ड के अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकी लॉटरी सिस्टम ने उस युवा को हताश में कर दिया जिसने पढ़ाई की। वो कह रहे हैं कि पेपर सामान्य करने के चक्कर में 6 पारियों के अंदर पेपर ले लिए और एक पेपर कह रहे हैं कि वो तो दोहरा था। पहली और चौथी पारी को निकल गए। में पूरी रात पढ़ा, अच्छे गुरुजियों से पढ़ाई करने के बाद में भी उसको रिजल्ट नहीं मिल पाया। इंकलाब जिंदाबाद। हनुमानगढ़ के युवाओं ने जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो धांधली हुई, उस धांधली के खिलाफ आज युवा एकजुट हुआ है। हमारे मांग की है कि जो पशु परिचर परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का ये पुनः इसका रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए और एक पारी में ही एग्जाम हो। हम सरकार से मांग करते हैं। हमने आज सरकार को चिट्ठी भेजी है कलेक्टर महोदय के मार्फत। हमने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन एक लॉटरी सिस्टम है, मेहनती युवाओं पर उनके विषय के साथ उसका हमला है। हम सरकार से मांग करें कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बंद हो और मेहनत करने वाले युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार करे।
युवाओं के साथ जिस तरीके से पिछली सरकार में पेपर लीक और अब की सरकार नॉर्मलाइजेशन लेकर के युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम ये कतई ही सहन नहीं। छात्रों को ये कंपटीशन परीक्षा देने से पहले एक पेपर होता है सीईटी नामक पेपर पास करना पड़ता है, उसी के बाद हम परीक्षा दे पाते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन अधिकारियों की भी एक परीक्षा होनी चाहिए कि ये अधिकारी बनने के लायक है कि नहीं है। ऐसे नॉर्मलाइजेशन जैसे फैसले स्टूडेंटों पर थोपेंगे तो आने वाले समय में 21 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आलोक राज जी ने जो ये एक जैसे पेपर नहीं बना सकते 5 पारियों का, यदि नहीं बना सकते तो इनको इस्तीफा देकर बैठ जाना चाहिए। ये राजस्थान का युवा जागरूक है, ऐसे हमारे पास बहुत कोई कमी नहीं है ज्ञान की, ऐसे लोग हम पद संभाल लेंगे और ऐसे पेपर बन जाएंगे जो 6 या 25 पारियों में भी एक जैसे पेपर होंगे। आगे से ये नॉर्मलाइजेशन नाम की चिड़िया को राजस्थान से उड़ा देना चाहिए ताकि छात्रों के साथ अन्याय ना हो। सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अभी पेपर हुआ पशु परिचर का 6 पारियों में पेपर हुआ और सरकार ये कह रही है कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है। क्या हमारे राजस्थान में ऐसे संसाधनों की कमी है सरकार के पास कि वो 1 या 2 पारी में पेपर करवा सके? उसके बाद में ये तर्क देना कि 6 पारियों का पेपर एक जैसा नहीं था, ये कैसे संभव है? और फिर समान पेपर का लेवल समान करने के लिए, एक इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है। लेकिन मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूंगा भी नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, एक पारी के 30 नंबर घटा दिए जाते हैं और एक पारी के 25 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। 95 वाला बच्चा है वो इन लिस्ट में है, 134 नंबर वाला बच्चा है वो लिस्ट में नहीं आता। तो हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। पंजाब से राजस्थान आने वाली नहरों के प्रदूषित पानी से राजस्थान के 15 जिलों में कैंसर जैसे रोग फैल रहे हैं। इस प्रदूषित पानी से राजस्थान में हर साल लाखों लोग बीमार हो रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। हैरानी की बात यह है कि इस प्रदूषित पानी की जांच के लिए विशेष जांच लैब तक नहीं है। प्रदूषित पानी की जांच के लिए जंक्शन के सेक्टर 6 निवासी संदीप कुमार ने मुहिम छेड़ी है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब हुए संदीप कुमार ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, सिद्धमुख और खारा सिस्टम से पंजाब से राजस्थान में सिंचाई और पीने के लिए पानी आता है। जो जरूरत है उसको आप अपनी आवश्यकताएं पूरी हो। जैसा कि हम जानते हैं IGNP नहर में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के का पीने का पानी आता है और जैसा 15 जिलों में इसका पानी अपने को मिलता है पीने के लिए। IGNP नहर तथा बाकड़ा नहर दोनों में लगभग अपने को 250 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पीने का पानी मिलता है। मीडिया में ये बात हमें पता है कि इसमें अभी स्थिति ये है कि प्रदूषित पानी हम आ रहा है पंजाब से, जिसको लेके हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि मैं आपका एक विशेष ध्यान लेके जाना चाहूँगा। कैंसर जो मेन मुद्दा है, इसमें कैंसर को लेके प्रदूषित पानी में जो एक स्टडी है जर्नल ऑफ रेडिएशन एंड कैंसर रिसर्च की स्टडी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पिछले 5 सालों के रेट्रोस्पेक्टिव डाटा है, जो डाटा हॉस्पिटल बेस्ड डाटा रीजनल कैंसर सेंटर बीकानेर के हैं। RCC ने कैंसर के 3 कोलेट्रल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर 3 डाटा हमें प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें कोलेट्रल कैंसर के डाटा 2 जनवरी 2006 से दिसंबर 2020 तक के डाटा हैं। ये डाटा काफ़ी परेशान करने वाले डाटा हैं। इन डाटाओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कोलेट्रल कैंसर में 37,000 के आसपास कैंसर की पीड़ित हैं और हाईएस्ट रेट जो डाटा डिस्ट्रिक्ट से हमें मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू से है। इस डाटा में हम देखेंगे कि कंटिन्यू ये हर साल बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ये देखने वाली बात है। इसमें सबसे ज्यादा डाटा जो आ रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान से, उत्तर पश्चिम राजस्थान से हमें मिल, तो सबको लेके ये एक गंभीर विषय है। इसमें मैं आप सब मीडिया बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से और जितने भी अपने ऑफिसर हैं, जितने भी नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, सबको एक साथ आने के लिए आग्रह करूंगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हम सबको एक प्लेटफॉर्म, एक जगह आना ही होगा। अदरवाइज हम इससे गिरते जाएंगे और ये हमारे लिए एक विकराल रूप ले लेगी। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ते हुए लोगों को जागरूक करें
इसमें हम लोग एक जो हमने प्लान किया है उसके बारे में मैं आपसे एक कहता हूँ कि मेरा एक नंबर आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। उसमें सभी से अपने विचार आप हमें रखें, आप हमें सहयोग करें। इसलिए हम एक नाम देंगे जिसको हम कहते हैं जल दूत। सभी गांवों से हम लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे जो भी अभी हमारे पास जांच है उसकी जांच करवाएं। जो ग्राउंड लेवल पर वाटर है या जो नहर का पानी चल रहा है उसकी भी मौजूदा स्थिति के अंदर लोगों को इसके लिए जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।